हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग वेक्टर से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री आइडियाज़ जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे उसको ब्रशअप कर रहे थे। ताकि ये ब्रशअप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में मैं फ्रीली इन आइडियाज़ को यूज़ कर सकूँ फ्यूचर लेक्चर्स में। ओके, तो हमने पिछली बार डॉट प्रोडक्ट की बात की थी, तो इस लेक्चर में हम क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है उसकी बात करते हैं। गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन ये है और उसका नोटेशन ये है। मैं अगेन नोटेशन पे एम्फेसाइज करूँगा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस कि आप कहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं या कहाँ पे क्रॉस नहीं लगा रहे हैं। नोटेशन आपका बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो ये सिंबल एग्जिस्ट करना चाहिए उनके बीच। डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो डॉट होना चाहिए। सो वट एवर बी द केस, आपका नोटेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, दो वेक्टर्स ए और बी आपको अगर दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और साथ में एक यूनिट वेक्टर एन। ओके, यूनिट वेक्टर एन कहाँ पॉइंट करता है इसकी बात अभी करते हैं, बट ये चीज़ एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम सिंबल के कारण क्रॉस प्रोडक्ट और अदरवाइज वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, जो यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी है ए और बी को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि फाइनल क्वांटिटी जो हमें मिल रही है वो एक वेक्टर है। ओके, डॉट प्रोडक्ट में भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उस समय जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, जस्ट मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड इतना है रिजल्टेंट वेक्टर का, इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, चाहे तो हम इसका नाम सी या वट एवर जो भी नाम रखना चाहें। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट क्वांटिटी एक वेक्टर है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट इतना होता है ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन होती है एन। ये एन कहाँ है? यूनिट वेक्टर एन बेसिकली वो नए वेक्टर की जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए है। वेयर इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर? तो इस आंसर को हम कई तरह से दे सकते हैं। स्टैंडर्ड आंसर एक ये होता है कि ए बी एंड एन फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। अब इस राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या है? बेसिकली सिंपलर आंसर ये है, एन यूनिट वेक्टर जो होता है, जो ये नए वेक्टर की डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन है, ये ए के भी और बी के भी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैंने यहाँ पे फिगर दिखाने की कोशिश की है, अब ये 3 डायमेंशनल जैसा नहीं लग रहा है, बट होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। ये ए और बी दो वेक्टर्स थे, माना इस कागज़ के प्लेन में ही थे, तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बनेगी, मैग्नीट्यूड तो इतना बनेगा, पर ये डायरेक्शन कहाँ है? वो ए क्रॉस बी वाला जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऐसी बनेगी यूनिट वेक्टर एन के अलॉन्ग, जहाँ यूनिट वेक्टर एन ए के साथ भी 90 डिग्री बनाता है और बी के साथ भी 90 डिग्री बनाता है। ओके, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो वेक्टर्स जो ए और बी हैं, माना वो इस प्लेन में ये हैं, तो ऐसी डायरेक्शन कौन सी है जो ए के साथ भी 90 बनाए और बी के साथ भी 90 बनाए? वो ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन का मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें ए और बी लाई कर रहे हैं। ओके, तो ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होती है ए क्रॉस बी की डायरेक्शंस। ओके, आपको दो वेक्टर्स ए और बी अगर गिवन है तो पैरेलल ट्रांसपोर्ट करके आप हमेशा उन्हें एक प्लेन में ला सकते हैं। ओके, दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन बनाएंगे, बल्कि हम ऐसा कहते हैं, बशर्ते दोनों वेक्टर्स कोलिनियर ना हो, पैरेलल ना हो, दोनों वेक्टर सेम वेक्टर हैं अगर डायरेक्शन के सेंस में मैं कह रहा हूँ, तब तो वो एक प्लेन को डिफाइन नहीं करते हैं। बट अदरवाइज दो वेक्टर कोई भी हों, आप हमेशा उनकी टेल्स को जब मिलाएंगे तो वो किसी ना किसी प्लेन को बनाएंगे। हो सकता है दोनों इस प्लेन में ना हो, एक वेक्टर ये और माना एक ऐसा है, लेकिन अभी भी ये एक प्लेन डिफाइन कर रहे हैं, ये वाला प्लेन, ये वाला दिस प्लेन, ये प्लेन। ओके, कागज जो मैंने रखा हुआ है ये प्लेन। तो कभी भी आपके पास दो वेक्टर्स होंगे ए और बी, तो वो मिलके एक प्लेन डिफाइन करेंगे। ओके, एक्सट्रीम केस को सोच के छोड़ के, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, लेकिन दोनों एक प्लेन डिफाइन करेंगे, तो वो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ओके, दिस इज हाउ वी रिमेंबर इट। ओके, यहाँ पे भी खैर वो आता है, किसी प्लेन के एक्चुअली दो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपके पास ये प्लेन है, ये एक कागज़ का टुकड़ा, एक प्लेन है, एक तल है। ओके, मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, दिस ये, तो इसके दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ये भी इसका एक परपेंडिकुलर है इस साइड भी, और ये भी इसका एक परपेंडिकुलर है। तो कौन सा वाला? वो राइट हैंड वाला रूल वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ओके, मैं उसको दूसरी तरह से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे वेरी क्विकली। अगर ये ए और बी आपके दो वेक्टर्स हैं, से ये ए है और ये बी है। ओके, ये टेल्स मिली हुई हैं, इनके हेड्स इस तरफ को हैं, से ये इस कागज़ के प्लेन में ही। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप इमेजिन कीजिए, आप इस प्लेन में आपके पास कोई ढक्कन है, कोई बॉटल का ढक्कन या किसी भी चीज़ का ढक्कन, और आप उसे ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है ए क्रॉस बी, पहले ए और फिर बी। तो ए से बी की तरफ को अगर आप किसी चीज़ को घुमाएं, कोई ढक्कन टाइप की चीज़, तो वो ढक्कन खुलेगा, बंद नहीं होगा। बंद होने का मतलब टाइट होकर ढक्कन नीचे जा रहा है, और खुलने का मतलब ढीला होकर ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, ये है ए और ये है बी, तो इस समय ए क्रॉस बी जो है वो ढक्कन
की डायरेक्शन से पता लगेगा। ढक्कन अगर ऊपर की ओर आ रहा है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, और अगर ए क्रॉस बी जो के करस्पॉन्डिंग अगर हम ढक्कन जो कस रहे हैं वो नीचे की ओर जा रहा है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ओके, से ए और बी ये हैं तो ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ चीज़ को घुमाइए, ए से बी की तरफ को ढक्कन, ए से बी की तरफ को ढक्कन को खोलें तो ऊपर की तरफ आता है। और इसी के बजाय अगर आप ए ये होता और बी ये होता तो ए से बी की तरफ अगर आप ढक्कन को घुमाएं, ए से बी की तरफ को, तो ढक्कन नीचे की ओर जा रहा है। तो वो वाला जो इशू था कि किसी प्लेन के तो दो परपेंडिकुलर होते हैं, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, एक इनवर्ड और आउटवर्ड आप उसे कह सकते हैं, या अगर ऐसे में है तो एक अप और डाउन, तो उनमें से एग्जैक्टली कौन सा वाला वो आप इस रूल से फिक्स करते हैं। ओके, यही राइट हैंडेड सिस्टम का नोशन था। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, बट एक क्विक रिमाइंडर, आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्विकली निकालना आना चाहिए। ओके, इन एवरी सिनेरियो ओरिएंटेशन वेक्टर्स का कहीं भी हो, हमेशा आपको वेक्टर्स ऐसा नहीं मिलेंगे कि प्लेन में ही होंगे, इस प्लेन में आपके कॉपी के प्लेन में वो 3 डायमेंशन में कहीं भी पॉइंट कर रहे हैं, तो आपको इमेजिन करना जरूर आना चाहिए कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन कहाँ बनने वाली है। ओके, मैथमेटिकली तो आप कर ही सकते हैं, पर कई बार हमें इमेजिनेशन की जरूरत भी पड़ती है जैसे। ओके, और ये डेफिनेशन अगेन आप देख सकते हैं, इस डेफिनेशन से क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक नल वेक्टर भी बन सकता है, जीरो भी बन सकता है, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड जीरो ना भी हो। ए और बी में से किसी एक का मैग्नीट्यूड या दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो है तब तो ये जीरो बनेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो लेकिन स्टिल उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके वो जीरो बने। वो कब होगा? अगर साइन थीटा के कारण जीरो मिले, और साइन थीटा के कारण जीरो तब मिलेगा जब थीटा या तो जीरो होगा या 180 डिग्री पाई। अगर दो वेक्टर्स जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं वो या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, बावजूद इसके कि ए और बी अपने आप में जीरो नहीं है। ओके, दिस एग्जाम्पल्स आपको कुछ दूँ। टॉर्क, रोटेशनल मोशन का जो रीज़न होता है आर क्रॉस एफ, और एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, मोमेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जिसे हम कहते हैं, दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ओके, इस तरह का एग्जांपल हम कई बार यूज़ करते हैं एलिमेंट्री क्लासेस में कि ये कोई दरवाज़ा है और दरवाजे का हैंडल दरवाजे से दूर क्यों लगाया रहता है, एक्सिस से दूर क्यों लगाया रहता है, क्योंकि अगर हम इस पर फोर्स एक्सर्ट करें तो जो टॉर्क, रोटेशन जिस चीज़ ने कॉज करना है वो केवल फोर्स डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर रोटेशन केवल फोर्स डिपेंडेंट होता तो आप इस दरवाजे पे कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो इसको रोटेट होना चाहिए। तो रोटेशन के लिए जो चीज़ चाहिए, फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, पर साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है फोर्स कहाँ लगाया गया है, एक्सिस से कितनी दूर पे लगाया गया है, और ये जो आर वेक्टर है, एक्सिस से हमने जिस पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट किया वहाँ तक के वेक्टर को अगर मैं आर कह रहा हूँ तो आर के रिलेटिव आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है। ओके, तो इसीलिए टॉर्क की डेफिनेशन इस प्रकार की बनती है, आर क्रॉस एफ। ओके, यहाँ पे मैं अगेन आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज डिफाइंड व्हेन देयर टेल्स आर टुगेदर। ओके, ये क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जो मैंने वो ढक्कन वाला वो आपको एनालॉजी दी थी कि आप आर से ए से बी की तरफ को वेक्टर को घुमाइए अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। माना आपको किसी केस में आर और एफ पता है, माना ये सिनेरियो है, आर ये वेक्टर है और एफ ये वेक्टर है। ओके, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा हम आर से एफ की तरफ को ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, पर इस रोटेशन से पहले आपको वेक्टर्स को पैरेलल ट्रांसपोर्ट करके इस तरह से शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि उन दोनों की टेल्स मिली हो। मतलब आप यहाँ इस सिनेरियो में इमेजिन ना कीजिए, जो मैंने यहाँ पे चीज़ दिखाने की कोशिश की है। माना ये कोई दरवाज़ा है 3 डायमेंशन में। ओके, दिस इज सम डोर, ये माना चलिए यही। ओके, और इस पे ये हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और ये आर है, तो आप आर क्रॉस एफ ऐसे करके ना निकालें कि हाँ आर ये है और एफ ये है, नहीं, आपको इस फिगर को ऐसे रीड्रॉ करना चाहिए। एफ को यहाँ दिखा दिया पैरेलल और आर को इस पॉइंट पे। जब तक आप आर और एफ के अपने आप पैरेलल रिटेन कर रहे हैं तो उनको कहीं पे भी दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस फिगर में आर और एफ की टेल मिली हुई है। तो अब आप रोटेशन की कल्पना कीजिए, आप आर से एफ की तरफ को चीज़ घुमा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बियर दिस थिंग इन माइंड। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक ये वाला नोटेशन भी आता है। माना दो वेक्टर्स आपके एक ही प्लेन में हैं, इस कागज़ के तल में है। माना यूजुअली हम दो वेक्टर्स जो हैं, माना ए और बी हमारे इस कागज़ के तल में हैं। ये फॉर एग्जांपल ये है ए और ये है बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा हो गया, पर उस वेक्टर की डायरेक्शन वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होती है। ओके, अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जैसे इस सिनेरियो में है, ए और बी इस तरह से हैं, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की ओर बनेगी। तो ऊपर की ओर कागज़ के प्लेन से बाहर की ओर जो वेक्टर आता है उसको हम शॉर्ट हैंड में इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसी के बजाय अगर ए ये होता और बी ये होता, ताकि ए क्रॉस बी कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर बनता, तो उस वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं सिंपली। आपको उसको 3 डायमेंशन में इस तरह से बनाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में बहुत क्लैरिटी नहीं आती है। सिंपली आप ये नोटेशन कर देते हैं कि हाँ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये है। ये नोटेशन किस तरह से आया है? आप सोचिए, वेक्टर कोई तीर है, तो अगर कोई कागज़ से कोई तीर बाहर की तरफ निकला हुआ है,
ये आप सोचिए आपको इस तरह से दिख रहा है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट ऊपर से देखने पे इस तीर का ये दिखता है नुकीला सिरा, जस्ट एक पॉइंट। और इसी के बजाय अगर ये वेक्टर नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है, कागज़ से भेद के नीचे की ओर जा रखा है, तो आपको एरो के लास्ट में, किसी तीर के लास्ट में इस तरह का क्रॉस बना होता है, वो नज़र आता है। तो उस सेंस में नोटेशन है। ओके, यू आर फेमिलियर। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ और भी होंगी, वो आप इजीली डिराइव भी कर सकते हैं, या आप जानते हैं, यूज़ करते आए हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए, एक ही बात है। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डिफरेंस क्या है? मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होता है, ए बी साइन थीटा, पर एक में अगर वेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ए क्रॉस बी में, तो बी क्रॉस ए में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो ये माइनस साइन वही इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड बराबर हैं लेकिन डायरेक्शंस क्या हैं? अपोजिट। ऐसे ही फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है, ए क्रॉस बी प्लस सी हो तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाता है। ओके, इनको प्रूव किया जा सकता है, इनफैक्ट आपको जस्ट ट्राई कर लेना चाहिए, बहुत छोटे छोटे प्रूफ्स हैं। फिर कोई नंबर टाइम्स ए क्रॉस बी हो तो आप नंबर टाइम्स फर्स्ट वेक्टर और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ ले सकते हैं, या फर्स्ट वेक्टर को वैसे ही रहने दें और उस नंबर से दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का मतलब उस वेक्टर को स्केल करके बड़ा या छोटा कर दें, और फिर और भी फॉर्म लिख सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़। और यूनिट वेक्टर्स की जो आपस के क्रॉस प्रोडक्ट हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। आई क्रॉस जे होता है के, एंड सिमिलरली जे क्रॉस के आई। जब तक आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं प्लस साइन मिलता है, और साइक्लिक के बजाय अगर आप एंटी साइक्लिक ऑर्डर में आ जाते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। और आई क्रॉस आई होगा 0। ओके, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे वगैरह 0 होते हैं। यहाँ करस्पॉन्डिंग कुछ इस तरह के वो हैं। ओके, आप ये यूज़ करते आए हैं, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी, इस डेफिनेशन से बन जाती हैं। इसी डेफिनेशन से ये सब कुछ आप ऑब्टेन कर सकते हैं। बट वंस वी हैव ऑब्टेन दीज प्रॉपर्टीज़, खासकर ये वाली, ये कंपोनेंट्स वाली और ये वाली, तो इनको यूज़ करके आप शो कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो डिटर्मिनेंट होता है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड, ए के 3 कंपोनेंट और बी के 3 कंपोनेंट्स को लेके जो डिटर्मिनेंट बनता है, और जो एक्सपेंडेड फॉर्म में इतना बनता है, तो ये ए क्रॉस बी का एक्सप्रेशन आप इस तरह से निकालते आए हैं। ओके, फिर आप इस डिटर्मिनेंट को आई जे और के अक्रॉस अगर एक्सपैंड करें तो ये मिलता है। ओके, तो थिंक ऑफ इट दिस वे, ए क्रॉस बी जो हमने डिफाइन और ये प्रॉपर्टीज जो हमें मिली उससे होता इतना है, लेकिन ये उसका एक शॉर्ट हैंड है। ओके, आपको ये एक्सप्रेशन हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप हमेशा यहाँ से एक्सपैंड करके ही निकालते हैं। ओके, इवन इस, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम इसी को यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। यहीं से आप कुछ प्रॉपर्टीज जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वो आप देख सकते हैं। अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके जो ये रेशियोज़ हैं ए एक्स अपॉन बी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी वाई और ए जेड अपॉन बी जेड, ये बराबर होते हैं। ओके, और डिटरमिनेंट में आप जानते हैं कि दो साइड्स, दो रोज़ या कॉलम्स बराबर हों या एक दूसरे के एग्जैक्ट मल्टीपल हों तो डिटरमिनेंट 0 बनता है। तो ए क्रॉस बी, अगर ए और बी पैरेलल हैं तो इस डेफिनेशन से हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर ए और बी पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी 0 बनेगा। लेकिन डिटरमिनेंट लेवल पे भी आपको ये समझ में आना चाहिए, हाँ ऐसा होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे ए क्रॉस बी के बजाय अगर आप बी क्रॉस ए की बात करें तो दोनों में एक रिलेटिव माइनस साइन होता है, वो भी आप जानते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ से। अगर डिटरमिनेंट में दो रोज़ को हम स्वैप करें तो ओवरऑल एक माइनस साइन आ जाता है। ओके, सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज़, सो ये चीज़ आप यूज़ करते आए हैं। बट नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, होपफुली सम ऑफ यू नो, बट लेट मी जस्ट रिपीट। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की थी, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्यों हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मतलब मेजर सेंस क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। ओके, एरिया एज ए वेक्टर, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट नोशन जो है वो है एरिया एज ए वेक्टर। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास कोई गिवन एरिया है, और यहाँ पे जब मैं एरिया कहता हूँ आप सोचिए इन्फिनिटिसिमल एरिया, बहुत छोटा सी एरिया। ओके, अगर मेरे पास कोई एरिया है छोटा तो हम उसका साइज़ तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन कभी कभी उसका ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। माना ये हवा फ्लो हो रही है, फॉर एग्जांपल ये विंड फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ये पेन की डायरेक्शन में सोचिए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है। अब आपके पास एक खिड़की है, ठीक है, खिड़की को आप इस तरह सोचिए, ये जस्ट एक वायर का फ्रेम है, यहाँ वायर का फ्रेम, बीच की जगह खाली है। ओके, हवा इस विंडो से गुजर सकती है, लेकिन अगर इस विंडो के ओरिएंटेशन अलग अलग है, विंडो मतलब ये एरिया, अगर ये एरिया ठीक इस जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो हो रही है इसके सामने है, तो हाँ हवा इस विंडो को क्रॉस करके इस तरफ को चली जाएगी। मतलब इस विंडो के थ्रू कुछ एयर, या जिसे हम मैथमेटिकल या फिजिक्स में कहते हैं फ्लक्स, कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। लेकिन यही एरिया, इतना ही एरिया हो, ये इतनी बड़ी विंडो हो, पर अगर ये ऐसे में रखी हुई है, ये ऐसे में, मैं थोड़ा टिल्ट करके दिखा रहा हूँ, हवा ऐसे में फ्लो हो रही है और ये इसके इस तरह से रखी हुई है, तो हवा
आगे की ओर तो जा रही है, लेकिन इस विंडो को क्रॉस करके कोई एयर थोड़ी जाएगी। एयर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो है ही नहीं, एयर की वेलोसिटी तो ऐसे में, इसके इस तरफ से भी एयर फ्लो होगी, इस तरफ से भी एयर फ्लो होगी, लेकिन इसको क्रॉस करके कोई एयर फ्लो थोड़ी हो रही है। तो यहीं से आप देख सकते हैं फिजिकल इफेक्ट्स जो है वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल खिड़की है और इतनी बड़ी है, इससे काम नहीं चलने वाला। वो खिड़की आपकी कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी का मतलब, मेरा मतलब ये है ऐसे में है कि ऐसे में है कि ऐसे में है कि जनरल कहीं किसी टेढ़ी बेढ़ी डायरेक्शन में है। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जिसे मैं कह रहा हूँ ओरिएंटेशन, तो साइज़ ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि खिड़की कितनी बड़ी या छोटी है, उससे तो ये डिपेंड करेगा ही कि उससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है। पर उसके अलावा वो खिड़की किस तरह से ओरिएंट आपने कर रखी है, और मैं खिड़की ना बोल के एरिया कह रहा हूँ। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स कि जो कोई जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वो एरिया कितना छोटा या कितना बड़ा है। छोटा या बड़ा मतलब मैग्नीट्यूड, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा उसका ओरिएंटेशन कहाँ वो रखा हुआ है। और ओरिएंटेशन का मतलब 3 डायमेंशन में बेसिकली हम उसे डायरेक्शन से एसोसिएट कर सकते हैं। क्यों? आप इसे इस तरह से इमेजिन कीजिए, कहीं भी कोई खिड़की हो, किसी भी कोई एरिया है, तो इस एरिया के अगर आप परपेंडिकुलर की बात करें तो ये एक डायरेक्शन बनती है। ओके, तो इसे अगर आप रिवर्स में सोचें, माना आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन से है, मेरा मतलब ये कोई वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर जरूर कोई ना कोई एरिया होगा। तो 3 डायमेंशन में क्या है, ये केवल 3 डायमेंशन की बात है। 3 डायमेंशन में अगर आपके पास कोई एरिया है तो उसके परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन या वेक्टर जरूर होगा। ये माना ये एरिया इस कॉपी के प्लेन में ही रखा हुआ था, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर भी हो सकती है। ये एरिया ऐसे में रखा हुआ है, ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो ऐसे बन रही है। तो हमेशा आप किसी एरिया के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट कर सकते हैं, और वो डायरेक्शन होती कौन सी है, एरिया के परपेंडिकुलर। तो यही नोशन यहाँ पे है। अगर हम किसी एरिया को पूरा ढंग से बताना चाहते हैं, ढंग से मतलब वो एरिया कितना बड़ा या छोटा है, मैग्नीट्यूड भी, और साथ साथ वो एरिया कहाँ स्थापित है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, स्पेस में वो कहाँ ओरिएंटेड है, उसको बताने का तरीका क्या है? उसको बताने का तरीका ये है, आप उस एरिया के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर बता दो। क्योंकि अगर आपने एरिया के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर बताया, एरिया माना हमें नहीं भी पता, ये वेक्टर पता है कि हाँ एरिया का परपेंडिकुलर वेक्टर ये है, तो हम ऑटोमेटिकली इमेजिन कर सकते हैं, अच्छा एरिया इसके परपेंडिकुलर ये तो होगा, और कहीं नहीं हो सकता है वो एरिया इसके परपेंडिकुलर। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि फिजिक्स में हमें एरिया को वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करना पड़ता है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। मैंने 3 प्लेन्स दिखाए हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये रेड वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन में एक छोटा सी एरिया है, रेड वाला एरिया, ग्रीन वाला वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में सॉरी, और ब्लैक वाला वाई जेड प्लेन में। तो अगर हवा मेरी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, माना वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग फ्लो हो रही है, वी के मैंने लिखा है उसको, ओके, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो ऐसी कोई हवा इस ग्रीन विंडो को तो क्रॉस करके जाएगी, लेकिन उतनी ही साइज़ की जो रेड विंडो और ब्लैक विंडो है उसको क्रॉस करके नहीं जाएगी, उसके अक्रॉस हमारी एयर फ्लो नहीं होगी। तो इस छोटे से एग्जांपल से आप देख सकते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि एरिया का ओरिएंटेशन कहाँ है। ये तीनों एरिया बराबर हैं साइज वाइज, माना 1 बाई 1, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल यूनिट एरियाज हैं, बट डिपेंडिंग ऑन उस एरिया का ओरिएंटेशन क्या है, उससे किसी चीज़ का फ्लक्स की कुछ वैल्यू हो सकती है या फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। तो इसलिए एरिया को स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है, वो एरिया कहाँ ओरिएंटेड है। तो एरिया को का ओरिएंटेशन बताने का तरीका जो हम फिक्स कर रहे हैं वो ये है, एरिया है, उसके परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर है वो उस एरिया की डायरेक्शन बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा, डायरेक्शन नहीं बोलना चाहिए एरिया के लिए ये। तो यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है ऑफ एरिया वेक्टर। हम फिजिक्स में एरिया को एरिया वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं। माना ये कोई एरिया है, ये, तो मैं इसके लिए अब से एक वेक्टर लिखूंगा, स्मॉल एरिया है तो मैं इसके लिए एक वेक्टर लिखूंगा ds वेक्टर। पर वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगे, वो एक्चुअल जितना एरिया है, माना ये एरिया है 3 यूनिट्स का, आपने नापा ये एरिया ds के बराबर बना, 3 यूनिट्स के बराबर, तो उतना तो ये मैग्नीट्यूड में ले लो। और डायरेक्शन कहाँ लेंगे, जब आप कह रहे हैं हम एरिया को अब एरिया ना सोच के एक वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी उस एक्चुअल एरिया के परपेंडिकुलर। ओके, वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करना है तो आपको एक डायरेक्शन चाहिए, तो वो डायरेक्शन का जो हमारा कन्वेंशन है एरिया के परपेंडिकुलर। ओके, तो अब ये जो एरिया था इसके लिए मैंने ये वाला वेक्टर लिख दिया, इस वेक्टर की लंबाई ds मतलब जितना बड़ा ये एरिया था, माना 3 यूनिट का था तो ये वेक्टर की लेंथ में 3 यूनिट लूँगा, और डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। माना एरिया ऐसे में फर्श पे फ्लैट रखा है, तो इस समय जितना वो एरिया एक्चुअली है, माना 7 यूनिट्स का है, तो एरिया वेक्टर लिखते हुए मैग्नीट्यूड तो 7 हो जाएगा और डायरेक्शन हो जाएगी एरिया के परपेंडिकुलर।
जनरल एरिया कोई ना ऐसे में है ना ऐसे में, किसी जनरल डायरेक्शन में टिल्टेड है, तो अगेन वही नोशन। एरिया वेक्टर जब हम लिखेंगे ds वेक्टर, इस एरिया के लिए मैं लिखूंगा, अब से मैं इस एरिया को फिजिक्स में इस वेक्टर से प्रदर्शित करूंगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एरिया हम नाप लेंगे 1 2 3 4 7 जितना 8 10 माना 20 यूनिट्स का एरिया है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20, और ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये नोशन हम एरिया वेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये तो मैं यहाँ प्लेन एरिया दिखा रहा था। माना आपके पास कोई स्फीयर है, ओके, जिस तरह के हम गॉस लॉ या उसमें लेते हैं जब आप गॉस लॉ का प्रूफ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस में पॉइंट टू पॉइंट परपेंडिकुलर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन इन्फिनिटेसिमल एरिया, अगर आप इस सरफेस का एक बहुत छोटा हिस्सा लें, माना ये वाला, तो उसको आप प्लेन मान सकते हैं, और एक छोटे इन्फिनिटेसिमल प्लेन एरिया को हम वेक्टर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? जितना वो एरिया है एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड ds, वो तो हो जाएगा परिमाण मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। और अगर आप इन पर्टिकुलर स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर के लिए तो ये डायरेक्शन जो है ds यूनिट वेक्टर जो है वो रेडियली आउटवर्ड बनता है। आप ये चीज़ें यूज़ करते आए हैं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैम मच मोर क्लियरली। इसी के बजाय, इस एरिया के बजाय, माना आप उसी स्फीयर की सरफेस पे इस एरिया की बात कर रहे हैं, दूसरा कोई इन्फिनिटेसिमल एरिया, तो इसका वेक्टर जब आप लिखेंगे, इस एरिया के करस्पॉन्डिंग का वेक्टर आप लिखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड, माना इसका मैग्नीट्यूड भी ds है, ये सारे एरिया के इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट्स बराबर हैं, तो मैग्नीट्यूड तो इसका और इसका बराबर, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन ये वाली बनेगी, इस वेक्टर को एरिया द्वारा प्रदर्शित करते हुए ये वाली डायरेक्शन, और जबकि इस एरिया को वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हुए ये वाली डायरेक्शन, माना m यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द नोशन ऑफ यूजिंग द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर एन एरिया। और उस वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। उस वेक्टर को हमने जिस एरिया से प्रेजेंट किया उसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर किसी इन्फिनिटेसिमल एरिया के लिए किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? टू समराइज, मैग्नीट्यूड तो जो आप लेंगे एरिया वेक्टर का, जितना वो एक्चुअल एरिया है, जो सरफेस एरिया है, जिस सरफेस को आप वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करना चाह रहे हैं उसका एक्चुअल एरिया, और डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर। और यहाँ पे ध्यान रखें, नॉर्मली ये नोशन हम इन्फिनिटेसिमल सरफेसेस के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट सरफेस की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। हाँ, अगर पूरी सरफेस प्लेन है तो आप बड़ी सरफेस के लिए भी इस आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। माना ये पूरी कॉपी का जो कागज़ है ये इन्फिनिटेसिमल एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, पर ये एक प्लेन एरिया है, तो इसको अगर मुझे वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करना होगा तो मैं इस एरिया को नाप लूँगा, लेंथ इंटू विड्थ करके, जितना भी एरिया बना, माना 10 इंटू 20 सेंटीमीटर है तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन कहाँ होगी? अपवर्ड। ओके, दिस परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। तो इसका जब वेक्टर लिखूंगा इस कागज़ का, 200 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ये वेक्टर जो भी होता होगा, माना i j k मेरी एक्सिस हैं, i और j ये, और k कागज़ से बाहर ऊपर की ओर है, तो k 200 k हो जाएगा इसका। लेकिन ये इसलिए हो पाया इतनी बड़ी सरफेस के लिए क्योंकि ये पूरी सरफेस प्लेन थी। अगर ये सरफेस प्लेन ना हो, ऐसे ऐसे हो, डिफॉर्म्ड हो, मुड़ी तुड़ी सी हो ऐसे, तो तब आप पूरी सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। इसके इस हिस्से के लिए अलग लिखना पड़ेगा, इस हिस्से के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके अलग। हर पॉइंट पे जहाँ परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर पॉइंट करेगा। ओके, दिस। अच्छा, लेकिन ये एरिया वेक्टर का नोशन मैंने क्यों बात की? अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस पे लौटते हैं। माना ए और बी दो वेक्टर्स हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए माना वो इस कागज़ के प्लेन में ही है, ओके, इस कॉपी में ही है, ए ये है और बी ये है, इनके बीच का एंगल माना थीटा। अगर ये वेक्टर कहीं दूर भी थे, मैंने दोनों को पैरेलल ट्रांसपोर्ट करके दोनों की टेल्स मिला दी। अब मैं ए और बी को के पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करके एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। इस पॉइंट से मैंने ए के पैरेलल एक लाइन बनाई और इस पॉइंट से बी के पैरेलल एक लाइन बनाई, तो मुझे इस तरह का एक पैरेललोग्राम मिल रहा है। ओके, और सिंप्लिसिटी के लिए अगेन आप कंसिडर करें ए और बी हमारे स्मॉल वेक्टर्स हैं, तो ए और बी स्मॉल हैं, तो ये एरिया भी क्या होगा? एक छोटा सी एरिया है। तो अब हम इस नोशन को यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये इस एरिया के लिए हम एक वेक्टर लिखना चाहते हैं इस आइडिया के साथ। ये भी तो एक एरिया है, ये जो पैरेललोग्राम बना ए और बी जिसकी साइड्स थे, इससे ए और बी साइड से जो पैरेललोग्राम बना, इसके लिए हम एक एरिया वेक्टर वी लिखना चाहते हैं। एरिया वेक्टर का नाम मैंने इस समय वी रख दिया है। तो एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं किसी एरिया के लिए? अच्छा, जितना वो एरिया एक्चुअली होता है वो, तो मुझे ये एरिया नापना पड़ेगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया। ये तो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड में। किसके मैग्नीट्यूड में? एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड में। ये वेक्टर वी जो है ये इस एरिया को प्रदर्शित करने वाला जो वेक्टर बनने वाला है, एरिया वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर पूरा बोलूँ। ओके, जो ए और बी से मिलके जो पैरेललोग्राम बनता है, उस पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग का एरिया वेक्टर वी, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन लिखनी है। ओके, अच्छा, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। ऐसे तो लिखते हैं एरिया वेक्टर को, ऐसे तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन कहाँ होती है? एरिया के परपेंडिकुलर।
जैसे इस फिगर में अगर ये ए और बी इसी प्लेन में है तो ए क्रॉस बी नहीं, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इस कॉपी के परपेंडिकुलर। अब कॉपी के परपेंडिकुलर में 3 डायमेंशन में फिगर बनाने के लिए मैंने रेड एरो ऐसे दिखाया, पर अगर आप पिछला वाला नोटेशन ध्यान करें, ये वाला ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ओके, ये वेक्टर यहाँ से कॉपी के प्लेन से बाहर आपकी ओर पॉइंट कर रहा है। ओके, लेकिन ये तो एरिया वेक्टर की बात हुई, अभी मैंने कहीं क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं की। ओके, ए और बी ने साइड्स मिलके जो पैरेललोग्राम बनाया उसका एरिया वेक्टर हम सिंबॉलिकली समझ गए। हाँ, ये एरिया नापना पड़ेगा और डायरेक्शन होगी यहाँ कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर। लेकिन अगर आप ए क्रॉस बी की डेफिनेशन अब देखें, ए क्रॉस बी बाय डेफिनेशन इतना होता है, ए बी साइन थीटा एन। एन की डायरेक्शन कहाँ होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, या हम कहते हैं ए और बी जिस तल में है उसके परपेंडिकुलर। तो अगर आप अभी पैरेललोग्राम वगैरह भूल जाएं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ होती है, ये ए से बी की तरफ किसी ढक्कन को घुमाएं तो वो ढक्कन खुल के बाहर आएगा। बाहर आने का मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ, ये एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, सेम। मैं इसमें और इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, ये अलग अलग चीज़ें हैं अभी तक हमारे लिए। एरिया वेक्टर का आइडिया हमने यहाँ से लिया था कि हाँ, एरिया को वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। तो ए क्रॉस बी, ए और बी ने मिलकर जो पैरेललोग्राम बनाया, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और ए क्रॉस बी की क्या है, डायरेक्शन मैच कर रही है। तो डायरेक्शन एन इज़ द सेम एज डायरेक्शन से मेरा मतलब ये था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये तो सेम है। अच्छा, अब इस पैरेललोग्राम का एक्चुअल एरिया कितना है, ये वाला पार्ट, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। ये अगर ये बेस ये है और हाइट ये है तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट होता है ऑलवेज। ओके, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, ये वेक्टर ए है तो इसका परिमाण जो ए होगा वो इस बेस की लेंथ है ए। और ये हाइट कितनी है, अगर ये साइड जो है ये वेक्टर बी है तो इसकी लंबाई बी है और ये एंगल थीटा है तो ये साइड है बी साइन थीटा, हाइट है बी साइन थीटा। तो इस पैरेललोग्राम का जो एक्चुअल एरिया जो मुझे यहाँ पे चाहिए था वो सिंपली इतना है, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। बट ये ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये तो ये चीज़ है क्रॉस प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट आता है वो इस मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये दो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये दो अभी तक हमारे लिए अलग अलग नोशंस थे। एरिया का आइडिया हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये होती है। पर ये दो सिंपल आर्ग्यूमेंट्स ये शो कर रहे हैं, ये डायरेक्शन और ये एन एक ही बात है, और ये मैग्नीट्यूड जो है ये एक्चुअल इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब कि ए और बी मिलके जिस पैरेललोग्राम को बनाते हैं उसके एरिया वेक्टर के लिए आप सिंपली ए क्रॉस बी ले सकते हैं। वी एरिया वेक्टर बराबर सिंपली क्या है, ए क्रॉस बी। किसके लिए, उस पैरेललोग्राम के लिए जिसकी साइड्स खुद ए और बी वेक्टर हों। ओके, सो द एरिया वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द पैरेललोग्राम बिल्ड फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से मिलके जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया वेक्टर लिखना है तो आपको इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली एरिया वेक्टर वी या एरिया वेक्टर मैंने और एक्सप्लिसिटली यहाँ लिखा है सिंपली ए क्रॉस बी। ओके, तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या सिग्निफाई करता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उनसे मिलके जो पैरेललोग्राम बनता है उसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वेरी वेरी सिंपली। लेकिन इसके बैकग्राउंड में आपको अब ये नोशन क्लियर हो जाना चाहिए, एरिया वेक्टर का क्या मतलब होता है। एरिया वेक्टर का मतलब हम एरिया को वेक्टर से प्रदर्शित कर रहे हैं और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना वो एरिया एक्चुअली है वो मैग्नीट्यूड में जाएगा और उस एरिया के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन मानी जाएगी। ओके, आर्म विद दिस नोशन। तो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ से आप ये चीज़ भी देख सकते हैं, वैसे मैथमेटिकली आपको पता है ए क्रॉस ए ज़ीरो होता है। ओके, एरिया वेक्टर वाली जो डेफिनेशन है उससे आप समझ सकते हैं और आराम से ए क्रॉस ए सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो क्यों हो गया। अगर दो वेक्टर सेम है, ये ए और ये भी ए, तो ये मिलके कोई एरिया तो डिफाइन ही नहीं कर रहे। एरिया डिफाइन करने के लिए दूसरा वेक्टर इसके नॉन पैरेलल होना ज़रूरी है। अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो आप एरिया डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो दिस एंड सो ऑन दिस। अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनफैक्ट ये जो एलिमेंट्री पार्ट है इस पर मैं बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं करा पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा आपको एक प्रॉब्लम सेट कुछ इसमें दे दूँ, लेकिन आप खुद से इस पर प्रॉब्लम ढूंढ के करते रहिए। जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स जस्ट इंडिकेट की थी, वैसे यहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर अगर आप लें
तो वो इतने के बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ओके, फिर एक आता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट से हमने कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात की थी, ऐसे एक साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल्स भी आता है। अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स ए बी और सी हैं, और यहाँ तो हम उनको वेक्टर से प्रदर्शित कर रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ओके, तो हमें इस तरह का एक रिलेशन मिलता है, और एंगल साइड कैपिटल ए के सामने का एंगल स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने का एंगल स्मॉल बी, और अगर ये नोटेशन यूज़ करूँ तो ये जो रिलेशन है कि साइन ए ओवर लेंथ ए और इक्वल टू साइन बी ओवर लेंथ बी इक्वल टू साइन सी ओवर लेंथ सी, इस रिलेशन को हम कहते हैं साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड चीज़ों की मदद से बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको हिंट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए बी और सी आप ये 3 वेक्टर्स ले रहे हैं, 3 साइड्स को इस तरह से और डायरेक्शन इस तरह से लेते हुए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। इस इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट आप एक बार ए के साथ लें तो आपको एक इक्वलिटी मिलेगी, और एक बार बी के साथ लें तो दूसरी इक्वलिटी, सी के साथ लिख के फिर वही रिजल्ट रिप्रोड्यूस होगा। तो ये साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल्स ये इक्वेशन हो सकता है। ओके, ये मैं जस्ट कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से इतनी सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, इतने सारे रिजल्ट्स जो पॉसिबली आपने दूसरे लेंदी मेथड से निकाले होंगे, ज्योमेट्री या और जगह ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पर अगर आप वेक्टर एनालिसिस को प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं तो केवल डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को भी यूज़ करके आप उन रिजल्ट्स को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दीज थिंग्स। ठीक है, फिर आप कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसीज़ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वेक्टर्स नहीं दे रखे हैं, ये एक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इस समय। अच्छा, अब 2 वेक्टर से आगे अगर बढ़ें, माना हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स, तो 3 वेक्टर्स के अगर आप वो बनाएं, प्रोडक्ट्स बनाएं, ए बी और सी है माना 3 वेक्टर्स गिवन, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ओके, जो कि वेल डिफाइंड हैं, आप इल डिफाइंड प्रोडक्ट्स की बात ना करें, वेल डिफाइंड प्रोडक्ट्स 3 तरह के हो सकते हैं। माना आपने 2 का डॉट प्रोडक्ट लिया, माना ए और बी का, और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ ना, मैं डॉट बोल रहा हूँ और क्रॉस बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अब ये ध्यान होना चाहिए, ए डॉट भी अपने आप में जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी को आप वेक्टर से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर की तरह। तो इस तरह का प्रोडक्ट जस्टिफाइड है। ओके, और ये क्वांटिटी होती क्या है, जरा इसको सोचे तो। अच्छा, ये ए बी और सी तो वेक्टर थे, माना हमने इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाया। ओके, ये ओके प्रोडक्ट है, ये इलीगल प्रोडक्ट नहीं है, लीगल प्रोडक्ट है। ओके, वेल डिफाइंड है। लेकिन ये वेक्टर, ये होगा क्या क्वांटिटी, ये अपने आप में ये क्वांटिटी स्केलर होगी कि वेक्टर। ए डॉट बी एक नंबर है, स्केलर है, और स्केलर टाइम्स सी फिर से एक वेक्टर होता है, स्केलर टाइम्स वेक्टर सी फिर से एक वेक्टर होगा, और इनफैक्ट वो कोई ऑर्डिनरी वेक्टर नहीं होगा, वो वेक्टर ऐसा होगा जो सी के पैरेलल है। माना ए डॉट बी एक नंबर बना 3, बाकी यूनिट्स वगैरह जो भी हों, माना 3 बना, तो ये वेक्टर ओवरऑल जो बना 3 टाइम्स सी, एक ऐसा वेक्टर जो सी की डायरेक्शन में है, सी के ही पैरेलल है, बस उसकी लेंथ सी से तिगुनी है। तो ये जो वेक्टर बनता है, अगर इस तरह से हमने बनाया 3 वेक्टर्स का, तो ये प्रोडक्ट जो है ये अपने आप में एक वेक्टर बन रहा है। ओके, इसी के बजाय आप इसके अगर दूसरी तरह से इस प्रोडक्ट को लें, माना बी डॉट सी करें पहले, और फिर ए से उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, डॉट और क्रॉस नहीं, क्योंकि बी डॉट सी एक नंबर बनेगा, तो ये भी एक वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर पॉइंट करेगा ए डायरेक्शन में, तो ये और ये बराबर नहीं है। ओके, दिस, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये वाला तो सिंपल इनफ था। इसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जब हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। पहले बी और सी 2 वेक्टर्स हैं, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, और क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं अपने आप में एक वेक्टर होता है, तो ये बी क्रॉस सी एक वेक्टर है। अब इसे आप दिमाग में एक वेक्टर की तरह सोचें, तो एक ये जो वेक्टर बना बी और सी से, अब इसका आप ए के साथ डॉट भी ले सकते हैं, और इसी बी क्रॉस सी वाले वेक्टर का ए के साथ क्रॉस भी ले सकते हैं। तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसे वेक्टर ट्रिपल। ट्रिपल क्यों? 3 वेक्टर्स। लेकिन ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें जो फाइनल क्वांटिटी आपको मिलेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बी क्रॉस सी वेक्टर है, और वेक्टर का फिर डॉट प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना अच्छा होता है। कुछ लोग इसमें यहाँ पे इस तरह का नोटेशन यूज़ कर लेते हैं कभी कभी कि ए डॉट बी क्रॉस सी,
उसका रीज़न ये है क्योंकि ए डॉट बी अगर आप पहले करते हैं तो एक नंबर बनता है और नंबर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का कोई सेंस नहीं होता है। तो इस एक्सप्रेशन के सेंस बनाने का तरीका ऑटोमेटिकली यही बनता है कि हाँ भाई पहले बी क्रॉस सी करो और फिर ए के साथ। बट स्टिल दिस इज़ गुड प्रैक्टिस, ओके। इसे आप अवॉइड करने की कोशिश करें, ये कन्फ्यूज़न कॉज करता है। आप क्लैरिटी रखिए, पहले हम किनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किस तरह का प्रोडक्ट उनका होने वाला है और फिर किस तरह का प्रोडक्ट, ओके। सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। और इसके बजाय अगर आप पहले बी क्रॉस सी निकाला लेकिन उसका ए के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लें तो अब रिजल्टेंट क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ये तीन प्रोडक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहली वाली मैंने यहाँ स्पेसिफाई भी की थी, ए डॉट बी टाइम्स सी, इसे मुझे ऐसा पढ़ना चाहिए, ए डॉट बी टाइम्स सी। ए डॉट बी कर दिया और जितना बना उतना गुना कर दिया सी को, ओके। और इसी के बजाय ए बी सी का आप इस तरह से प्रोडक्ट लें, पहले बी डॉट सी और ए, तो ये वेक्टर इन जनरल बराबर नहीं होंगे। एक्सीडेंटली कभी बराबर हो सकते हैं लेकिन इन जनरल ये क्वांटिटी बराबर नहीं होंगी। ये वेक्टर सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जबकि ये वेक्टर ए डायरेक्शन में, ओके। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप ए बी सी को साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हुए डॉट और क्रॉस उसी पोजीशन पे लगाते हैं, मतलब ए की जगह बी, बी की जगह सी और सी की जगह ए, अगर इस आप एक्सप्रेशन में लिख दें ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, तो ये मिलता है। और फिर से एक बार और साइक्लिक ऑर्डर में लिखें बी की जगह सी, सी की जगह ए की जगह बी, तो ये तीनों जो स्केलर प्रोडक्ट्स हैं ये बराबर होते हैं। साइक्लिक ऑर्डर जब तक मेंटेन करेंगे दिस, इनफैक्ट इन तीनों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे इस वाले को हमें इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अगर ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने इस तरह से लिया तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ए बी सी, ओके। और इस वाले को बी सी ए लिखेंगे, बी सी ए, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर्स बी सी ए इन डॉट ऑर्डर, और इसे सी ए बी। तो ये रिलेशन ये बता रहा है ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी ए बी, तीनों स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, बराबर, ओके। इन्हें आप प्रूव कर सकते हैं वेरी वेरी इजीली यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर अनइम्पॉर्टेंट होता है। तो बी क्रॉस सी अपने आप में पूरा एक वेक्टर आप समझें, उसको पहले लिख दिया और डॉट ए। और इसके बाद अगर आप बी क्रॉस सी में ऑर्डर को इंटरचेंज करें क्रॉस प्रोडक्ट में तो एक माइनस साइन आता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन दीज आर ऑल दी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, ये आपने पीछे पढ़ी हैं बट जस्ट गो थ्रू देम। ये कहीं पे भी हमको यूज़ करने की जरूरत पड़ सकती है, एनी वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, सो यू मस्ट बी फेमिलियर, ओके। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस क्या होती है अभी बात करूंगा, बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, क्या वो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं या नहीं, कोप्लेनर वेक्टर जिन्हें हम कहते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर पता लगाने का तरीका ये होता है, आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाइए और अगर वो जीरो है तो इसका मतलब तीनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। बशर्ते वो वेक्टर्स नॉन जीरो होने चाहिए पहले, ये जरूरी है, बट तीनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ओके। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो अगेन ये एक डिटर्मिनेंट बनता है जिसकी पहली तीन एंट्रीज ए के कंपोनेंट्स, फिर सेकंड रो की एंट्री बी के कंपोनेंट्स और थर्ड रो की एंट्री सी के कंपोनेंट्स, ओके। ए डॉट बी क्रॉस सी। इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी से साइड से मिलके जो पैरेललोग्राम बनता है उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से आपके पास अगर तीन वेक्टर्स हैं, माना ये ए है और ये बी है और सी है, तो इनसे मिलके आप एक पैरेललोपिपेड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पैरेललोपिपेड मतलब आप सोचिए क्यूब या क्यूबॉइड है वो, लेकिन वो डिस्टॉर्ट हो रखा है, उसके सारे एंगल्स 90 नहीं है, 90 भी हो सकते हैं, वो स्पेशल केस हो जाएगा। तो ये एक जो इस तरह का फिगर है इसे हम कहते हैं पैरेललोपिपेड। तो अगर ए बी और सी ये तीन साइड्स हैं इस पैरेललोपिपेड की, तो इनसे मिलके जो ये वॉल्यूम बनता है, इस वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ओके। मैंने बहुत सिंपल में यहाँ शो करने की कोशिश की है ऐसा क्यों होता है। माना ए और बी से मिलके हमारे लिए पैरेललोपिपेड का बेस बना, ओके। तो बेस का जो एरिया है ए क्रॉस बी, ये हम पीछे जस्टिफाई कर चुके हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उनसे मिलके जो एरिया बनता है उसी को स्पेसिफाई करता है। तो जो बेस का एरिया है ये ए क्रॉस बी हो गया। अब पैरेललोपिपेड का जो वॉल्यूम होता है उसका बेस का एरिया इनटू उसकी हाइट, ये नहीं, हाइट का मतलब ये नहीं है, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट, ओके। पैरेललोपिपेड हो सकता है, मैं केवल उसका फ्रंट से आपको दिखा रहा हूँ, पैरेललोपिपेड हो सकता है माना ऐसा टेढ़ा हो, लेकिन हाइट का मतलब ये, ओके। तो वॉल्यूम होता है बेस इनटू हाइट, और हाइट कितनी होगी, अगर ये वेक्टर सी है तो पैरेललोपिपेड की हाइट कितनी होगी, ये माना इसे हम एच कहें, ये एच क्या है, अगर आप प्रोजेक्शन की लैंग्वेज में कहें ये इस सी का प्रोजेक्शन है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में,
परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, ए क्रॉस बी। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो हमने चीज़ों की बात की है उन सारे आइडियाज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, ओके, तो आपको पता लगता है वॉल्यूम कितना बनेगा, ये इसके बराबर। ओके, मैं इससे ज़्यादा इसे जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। यू मस्ट हैव डन दिस इन द पास्ट और डू इट योरसेल्फ नाउ। ओके, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमने इस तरह से डिफाइन किया एक प्रोडक्ट जिसको शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखते हैं, ये एक्चुअली उस पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को की वैल्यू होता है जो ए बी और सी को साइड्स लेके बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये वॉल्यूम कभी कभी ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो होने का मतलब है ये तीनों वेक्टर्स मिलके एक 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना रहे हैं। अगर तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में हैं, ये और माना ये अलग अलग है लेकिन तीनों एक प्लेन में हैं, तो इनसे एक 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बन रहा है। 3 डायमेंशनल फिगर बनने के लिए इन तीनों वेक्टर्स को नॉन कोप्लेनर होना ज़रूरी है, एक ही प्लेन में नहीं होने चाहिए। 2 वेक्टर्स के लिए तो हमेशा एक प्लेन में होंगे, लेकिन 3 वेक्टर्स प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर तीनों एक प्लेन में हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 बनेगा, और तीनों एक प्लेन में नहीं है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू बनेगी। लेकिन वो वैल्यू कभी पॉजिटिव और नेगेटिव भी बन सकती है। ये एक्चुअली ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। माना इसी फिगर में ए और बी तो ऐसी हैं, लेकिन सी वेक्टर अगर नीचे की ओर पॉइंट करता, लेंथ इतनी होती है लेकिन नीचे की ओर होती, तो ए डॉट बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इस केस में अगर प्लस है तो दूसरे केस में क्या बनता, माइनस। वो बेसिकली ए बी सी के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर ए बी और सी से मिलके जो पैरेललोपिपेड बन रहा है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें और बाद में इसका मॉड ले लें। मॉड लेने का मतलब अगर वो माइनस साइन भी है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर दें। ओके, अच्छा, और जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और फिर ए से मल्टीप्लाई किया, और ए बी सी का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप एक इस तरह से भी बना सकते हैं, पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और फिर सी के साथ। इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होंगे, आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा पहले किन दो का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और फिर किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दो क्वांटिटी बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट पहले किया फिर ए के साथ, और ए और बी का प्रोडक्ट किया और सी फिर सी के साथ, ये दोनों इन जनरल अलग होंगे। सो यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस इज़ रॉन्ग नोटेशन, ये बिल्कुल गलत है, दिस वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग। इसमें पता ही नहीं लग रहा है आप किसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं और फिर किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ रॉन्ग नोटेशन, आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट के जस्ट मैं एक बात करना चाहूँगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लास्ट में एक वेक्टर बनता है, ठीक है। उस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ, आपको अपने दिमाग में या पुराने लिटरेचर को पढ़ के ये क्लियर हो जाना चाहिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर बनता है उसका मैग्नीट्यूड तो जितना भी हो वो आप लिख दें, लेकिन उसकी डायरेक्शन बनती है जिस प्लेन में बी और सी लाई करते हैं। बी और सी वेक्टर्स हैं तो दोनों मिलके किसी प्लेन को डिफाइन करते हैं, तो ये जो ओवरऑल वेक्टर है ये उसी प्लेन में लाई करता है जिस प्लेन में बी और सी वेक्टर्स लाई करते हैं। ओके, दिस मैं बहुत क्विकली इसका आंसर दूं, माना बी और सी ये हैं, तो पहले जब आपने ये बी क्रॉस सी निकाला, ये बी क्रॉस सी बनेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में बी और सी हैं इसके परपेंडिकुलर, माना ये, ओके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फॉर एग्जांपल। अब ए वेक्टर कहीं भी हो, मैं ए की डायरेक्शन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर ए वेक्टर कहीं भी पॉइंट कर रहा हो, ए क्रॉस ये वाला जो वेक्टर बना है बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे ये फिर से इसी प्लेन में जाएगा। कहाँ जाएगा ये मुझे नहीं पता, ये इस प्लेन में यहाँ भी हो सकता है, 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 पर ये ओवरऑल जो वेक्टर है ये वापस बी और सी जो जिस प्लेन में है उसी प्लेन का एक वेक्टर होगा। ओके, दिस तो ये है। ओके, मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस योरसेल्फ कि हाँ ये ऐसा होता है। इनफैक्ट प्रूफ से मेरा क्या मतलब है, प्रूफ जो आपको चीज़ करनी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, बी टाइम्स ए डॉट सी माइनस सी टाइम्स ए डॉट बी। यहाँ पे आपको एक क्लियर होना चाहिए, ए डॉट सी एक नंबर है और ए डॉट बी ए भी एक नंबर है। सम नंबर टाइम्स बी माइनस सम नंबर टाइम्स सी। बी और सी अगर इस प्लेन के वेक्टर हैं तो बी को कुछ गुना मल्टीप्लाई किया सम n1 टाइम्स बी और सी को n2 टाइम्स सी किया, और इनको अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी प्लेन का कोई ना कोई वेक्टर बनेगा। जो चीज़ मैं यहाँ इस तरह से कह रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है फाइनली ये एक वेक्टर तो होता है, पर ये लाई कहाँ करता है, ये वेक्टर लाई करता है बी और सी जिस प्लेन में हैं उस वाले प्लेन में। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है।
ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है ये सम नंबर इंटू बी और इंटू सम नंबर इंटू सी से मिलके बना है। इसका मतलब यही है ये बी और सी वाले प्लेन में लाई कर रहा है। ओके, ये जो रूल है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको हम कहते हैं द बाक-काब रूल। इस तरह से अगर आप पढ़ें तो बी ए सी, बी टाइम बी ए डॉट सी, सी ए डॉट बी, बाक-काब रूल। ओके, याद रखने का बाक-काब रूल। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और यहाँ पे भी ये ध्यान रखें ये इस वाले के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होता है। अगर आप पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर सी के साथ ले रहे हैं तो उसके लिए बाक-काब रूल आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए अगर इस ऑर्डर में है पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट और ए उनके साथ फ्रंट से मल्टीप्लाई है अगेन क्रॉस प्रोडक्ट में, इस ऑर्डर में अगर इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये, बट मैं आपसे चाहूँगा इस चीज़ को तो आप डेफिनेटली प्रूव करें। और यहाँ पे आपके प्रूव करने की जो मशीनरी आपके पास है ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है, बी क्रॉस सी का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। आई का एक टर्म मिलेगा, जे का एक टर्म मिलेगा, के का टर्म मिलेगा। आई के टर्म में अपने आप में 2 टर्म होंगे, जे वाले में 2, के वाले में। फिर वो जो वेक्टर बना उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो तो एक लेंदी एक्सप्रेशन मिलेगा। लेकिन फिर और ऐसी राइट हैंड साइड निकालिए तो आप दोनों की इक्विवेलेंस शो कर सकते हैं। अभी के लिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में जब हम टेंसर्स को पढ़ते हुए इंडेक्स नोटेशन सीख जाएंगे तो इसको प्रूव करने का और भी आइडेंटिटीज़ प्रूव करने का हमारे पास एक बहुत शॉर्ट मेथड आ जाएगा। बट अभी मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट आप इसे नॉर्मल जो मेथड है ब्रूट फोर्स मेथड जिसे मैं कह रहा हूँ उससे डेफिनेटली इसे प्रूव करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ओके, इसी के बजाय माना ये होता जो मैं यहाँ पे सिचुएशन आपको कह रहा हूँ कि ये और ये बराबर नहीं होते हैं, ये तो आप सिंपली डायरेक्शन से भी कह सकते हैं। ये वाला वेक्टर जो है फाइनली बी और सी जिस प्लेन में होते हैं उसमें लाई करता है, जबकि ये वाला वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में होते हैं उसमें लाई करता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले आप जिन 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं फाइनल रिजल्टेंट उसी प्लेन में लाई करता है। यहाँ पहले बी और सी का प्रोडक्ट लिया तो फाइनल रिजल्टेंट बी और सी वाले प्लेन में लाई करेगा। यहाँ पहले ए और बी का प्रोडक्ट लिया है तो फाइनल रिजल्टेंट ए और बी वाले प्लेन में लाई करेगा। तो यहाँ फाइनल रिजल्टेंट बी सी वाले प्लेन में है और यहाँ फाइनल रिजल्टेंट ए और बी वाले प्लेन में है, तो ये तो बराबर होने का चांस ही नहीं है। हाँ, कभी एक्सीडेंटली हो जाए किसी पर्टिकुलर चॉइस ऑफ ए बी सी के लिए वो अलग बात है, बट अदरवाइज़ ये बराबर नहीं होंगे। ओके, बस इनफैक्ट माना आपको ये दे रखा है, आपको केवल ये रूल याद रखना है, ये रूल आप प्रूव भी करें और इसे याद भी रख लें। और ये ज़रूर याद रखें ये इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। मैं इस पर क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, माना आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये फॉर्मूला इसकी तरह का नहीं है। यहाँ पीछे की 2 वेक्टर्स आपस में क्रॉस मल्टीप्लाइड हैं, पहले इनका और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन आप इसको इतने के बराबर लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर है, दिमाग में आप इसे वी सोचिए, वी क्रॉस सी को आप माइनस सी क्रॉस वी लिख सकते हैं। ये वी मतलब ए क्रॉस बी को हमने माइंड में सोचा, ये हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करो, पीछे वाले 2 वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है और फिर फ्रंट वाले के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। इस फॉर्म में बस ए की जगह सी है, बी की जगह ए है, सी की जगह बी, सिंबल्स बदले हैं, बाकी ये और ये सेम फॉर्म में, एक माइनस साइन है फ्रंट में, लेकिन अदरवाइज ये अब इसी फॉर्म में है। पहला वेक्टर इनटू ब्रैकेट के अंदर बाकी 2 वेक्टर, ब्रैकेट के अंदर बाकी 2, ये एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में। तो अब आप इस फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का मतलब ए की जगह यहाँ सी है इस केस में, बी की जगह ए है, सी की जगह बी, तो करस्पॉन्डिंगली इस फॉर्मूले में चेंज करते हुए आप लिखें तो आपको ये मिलेगा, और बाहर का माइनस साइन तो ये। तो आपको ये याद यही वाला रखना है, लेकिन अप्रोप्रिएटली अगर आप उसे यूज़ करें तो आप किसी भी केस के स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख पाएंगे। सो प्रूव दिस एंड रिमेंबर दिस, और फिर आपको ये यूज़ करना भी आना चाहिए, किस तरह से इसे यूज़ करना है। दिस इस आइडिया को आप और आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, माना 4 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर के प्रोडक्ट्स, अब आप इलीगल प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। मैं 3 में भी इलीगल प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ। माना 3 वेक्टर्स हैं तो ये गलत है, ए डॉट बी डॉट सी का कोई मतलब नहीं है। 2 वेक्टर्स का तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, पर उसके बाद तो स्केलर मिल गया, स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक इलीगल प्रोडक्ट है। ऐसा आप कहीं लिख रहे हैं या आपको कहीं पे बीच में कैलकुलेशन करते हुए ऐसा टर्म मिला तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर चुके हैं। सो ओके, दिस ये इलीगल प्रोडक्ट है। ऐसे ही 4 वेक्टर्स में माना एक इस तरह का एक्सप्रेशन मिला, या आपने लिखा सी क्रॉस डी का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, यहाँ तक तो ये एक्सप्रेशन ठीक है। लेकिन अगर आपने बाहर से माना ऐसा लिखा है ए डॉट, ये गलत है। तो 4 वेक्टर्स में कई तरह के टर्म आप लिख सकते हैं, जो लीगल प्रोडक्ट्स में ही बात कर रहा हूँ, जो सही हैं। कई तरह के आप डॉट और क्रॉस को मिक्स करके कई तरह के आप प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, लेकिन 2 मेजर की मैं बात करूँगा। माना ये ए क्रॉस बी आपने अलग कैलकुलेट किया, सी क्रॉस डी अलग कैलकुलेट किया, और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया,
ब्रैकेट्स क्लियरली बता रहे हैं पहले कौन कौन से एक्शन करने हैं। ए क्रॉस बी अलग करो, सी क्रॉस डी अलग करो, फिर डॉट ले लो। ये एक लीगल प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है, सी क्रॉस डी एक वेक्टर होता है। वेक्टर डॉट वेक्टर हाँ कर सकते हैं। बस आपको जो ये रूल्स बताए गए हैं, खासकर इस तरह के रूल्स, इनसे मैं चाहूँगा कि आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको हिंट कर रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी को अपने दिमाग में आप वी लिख दें या कॉपी में भी वी लिख दें, तो वी डॉट सी क्रॉस डी है, वी डॉट सी क्रॉस डी। अब आप ये वाला जो रूल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, अगर आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो उसको आप कितना भी लिख सकते हैं। तो वी डॉट सी क्रॉस डी को आप ऑर्डर चेंज करके कुछ लिखिए और फिर v की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए और फिर उसके बाद ये रूल या कुछ अप्लाई करके आप कर सकते हैं। ओके, ट्राई टू डू दिस। ये इसे आप एक प्रॉब्लम सेट का प्रॉब्लम समझिए, आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही एक वैलिड प्रोडक्ट ये वाला भी है। ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट अलग लिया, सी क्रॉस डी का अलग लिया और बाद में इन वेक्टर्स को इस तरह से क्रॉस कर दिया। और एक प्रोडक्ट ये भी है, ये और ये अगेन सेम नहीं है। यहाँ सी क्रॉस डी का क्रॉस लिया और उसका क्रॉस बी के साथ, और फिर जो मिला उसका क्रॉस ए के साथ है। यहाँ ए क्रॉस बी अलग किया था, सी क्रॉस डी अलग, और ये और ये चीज़ें बराबर नहीं है। अगेन मैं चाहूँगा आप इन दोनों को भी जिस हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल कहीं पे आ रहा है तो आप इन्हें सिंप्लीफाई करें। ओके, दिस सो दीज आर जो बेसिकली ये 4 वेक्टर का जो हम कर रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपने 3 वेक्टर्स तक जो हमने प्रोडक्ट्स डिफाइन किए हैं, मेजरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उनकी मदद से इनको आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ओके, तो मोर और लेस जो हमारा प्रीवियस कंटेंट है इतना ही है। अब इसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत लार्ज कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए। ओके, यहाँ पे जिस तरह से हम कोर्स पढ़ रहे हैं इस तरह के में तो प्रॉब्लम कराना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो भी नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर में मुश्किल से 1 या 2 प्रॉब्लम हो पाएंगी। लेकिन आपने पीछे ये चीज़ें सारी पढ़ी हैं, मैं अगेन रिमाइंड कराऊंगा, ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, इवन यूज़ भी कर चुके हैं इन अ सर्टेन वे, लेकिन आप इस पर प्रॉब्लम्स ज़रूर वो करें। ओके, सॉल्व करें, इंटरनेट या किसी और सोर्स से प्रॉब्लम ढूंढें। मैं जस्ट कुछ प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा हूँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। इसमें वेक्टर्स दे रखे हैं 3, ये कोप्लेनर हैं या नहीं, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेक करके ये करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललेलोपिपेड 3 वेक्टर्स हैं, उनसे जो पैरेललेलोपिपेड बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेस्ड सवाल इस तरह के होते हैं। ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल वेक्टर्स की मदद से बहुत आसान हो जाते हैं। माना कोई प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन और उससे रिलेटेड बाकी सवाल, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से वगैरह वगैरह, उस तरह के सवाल बहुत ईजी हो जाते हैं अगर आप वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के आइडियाज़ को ही बहुत जुडिशियसली यूज़ करें। ओके, तो वेक्टर्स ऑफर एन ईजी वे ऑफ डूइंग मैनी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। इवन कई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आप इस्टेब्लिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो वेक्टर्स की मदद से बड़ी ईजिली एक्सप्रेस हो जाती है। जैसे ट्रायंगल में हमारे साइन और कोसाइन लॉ हैं, हम उन्हें ज्योमेट्री से इस्टेब्लिश करते हैं, बट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से उन्हें इस्टेब्लिश करना इतना आसान होता है। तो ऐसी और आइडेंटिटीज़ भी जो हैं वो भी, तो इस तरह के सवाल होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। इससे रिलेटेड भी कुछ कई सवाल हो सकते हैं। रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मैं जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। माना आपको 3 वेक्टर्स ए, बी और सी दे रखे हैं और ये तीनों कोप्लेनर नहीं है। कोप्लेनर नहीं होने का मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं है। इनसे एक पैरेललेलोपिपेड बन रहा है जिसका फाइनाइट वॉल्यूम है, तीनों एक प्लेन में नहीं है। तो अगर ये 3 वेक्टर्स आपको कोई दे रखे हैं ए, बी, सी, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम 3 नए वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। एक का नाम हम ए डैश रखेंगे, दूसरे का बी डैश, तीसरे का सी डैश, या मैं यहाँ पे नोटेशन को और क्लियर करने के लिए एक का नाम स्मॉल ए, एक का नाम स्मॉल बी और एक का नाम स्मॉल सी। और उनकी डेफिनेशन ये है। स्मॉल ए कैसे बनाते हैं, तीनों की डेफिनेशन में डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नंबर होता है, वो वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है। मैंने यहाँ बल्कि एंट्री भी नहीं भरी है, पर ये यही वाली एंट्री है। लेकिन ऊपर कितना है, स्मॉल जो नया वेक्टर ए है या ए डैश जो है वो होता है बी क्रॉस सी। पुराने वाले ए के बाद कौन है, बी और सी। ओके, अगेन साइक्लिक ऑर्डर का आप ध्यान रखेंगे, ए बी सी। ए की डेफिनेशन में बी क्रॉस सी आ रहा है न्यूमरेटर में, बी की डेफिनेशन में, स्मॉल बी की डेफिनेशन में सी क्रॉस ए, और स्मॉल सी की डेफिनेशन में ए क्रॉस बी। डिनोमिनेटर तीनों का ये है। तो इस तरह से जो ये 3 नए वेक्टर्स आपने डिफाइन किए, ये सेट ए बी सी, एक सेट तो आपके पास ये था ओरिजिनल ए बी और सी का, ये एक सेट है, मैं कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, 3 क्वांटिटीज़ एक जैसी मैंने एक ब्रैकेट में रख दी, एक सेट था ओरिजिनल वेक्टर्स का। बस उसके पास ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर ये डिफाइन नहीं होता है। लेकिन अगर ये 3 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे सेट, तो इस डेफिनेशन से जो हमने ये 3 नए वेक्टर्स डिफाइन किए, इन्हें हम कहते हैं ये सेट
इस सेट का रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स है। ओके, रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स हमारे सॉलिड स्टेट और बाकी जगह यूज़ होता है, बट अभी हम उस एस्पेक्ट से ना देखें, जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज की तरह हम देखें। गिवन 3 वेक्टर्स ए बी सी जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं है, वी कैन डिफाइन 3 न्यू वेक्टर्स यूजिंग दिस लैंग्वेज, और इन्हें हम कहते हैं रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स की कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती हैं, मैंने शॉर्ट में यहाँ इंडिकेट करने की कोशिश की है। अगर आप इस ओरिजिनल ए और इस स्मॉल ए, जिसकी डेफिनेशन ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो ए डॉट ए, अगर आप ए डॉट ए करेंगे तो इस डेफिनेशन में अगर आप ले लें, आप ए कैपिटल ए का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बी क्रॉस सी के साथ, पर ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ वो यही चीज़ तो होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो सेम चीज़ ऊपर सेम चीज़ नीचे, कैंसल्स 1, ए डॉट ए 1 होता है, ऐसे ही बी डॉट बी 1 होता है, सी डॉट सी। इस सेट का पहला वेक्टर और रेसिप्रोकल सेट के पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1, सेकंड वालों का 1, थर्ड वालों का 1। ओके, और इसके बजाय अगर आप ए का डॉट प्रोडक्ट नए सेट के बी या सी में से किसी के साथ लेंगे तो वो 0 बनेगा। ए का बी सी, नए बी सी के साथ 0, बी का नए ए और सी के साथ 0, और पुराने सी का नए ए और बी के साथ 0। तो ये बाकी प्रॉपर्टी मैंने कल 2 लिखी हैं। तो ये है रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इस तरह से जो इस सेट ऑफ वेक्टर्स हमने डिफाइन किया है, इसके पास ये प्रॉपर्टी होती हैं। ये है एक ओरिजिनल सेट था, इससे आपने एक नया सेट डिफाइन कर दिया इन डेफिनेशन से। तो दिस डॉट दिस 1, दिस डॉट दिस 1, दिस डॉट दिस 1, ये 1 है, और इसके अलावा दिस डॉट एनी वन ऑफ दीज, इसके साथ या इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, बी का इसके या इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, सी का इसके या इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, अपने साथी के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, साथी का मतलब सी सी बी बी से मेरा मतलब है, साथी के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और किसी दूसरे के साथ नए सेट वाले से डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये है रेसिप्रोकल सेट। तो ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रॉब्लम्स के, मैंने प्रॉब्लम्स भी नहीं लिखी हैं, बट बीच में मैंने आपको कुछ चीज़ें कहीं इंपॉर्टेंट, उनको जरूर प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और अपने आप से किसी भी कोई 12th की बुक भी आप उठाएंगे या वेक्टर एनालिसिस का नेट पे भी सर्च करेंगे, आपको इमीडिएटली बहुत सारे प्रॉब्लम सेट मिलेगा। तो ट्राई टू डू एज मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। ओके, ये चीज़ें आप जानते हैं, यूज़ करते आए हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको जस्ट हम कहीं पे भी इसे यूज़ करें तो फिर आपको सोचना ना पड़े अच्छा यहाँ पे क्या किया गया है। तो वो चीज़ें क्लियर करने के लिए मैंने ये रिवाइज़ किया। अब जो हमारा एक्चुअल लेक्चर आएगा वो फिज़िक्स भी आप मोर और लेस पीछे कर चुके हैं, बट उसको हम थोड़ा ढंग से करेंगे। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, सो दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। So with that I would like to end this lecture. Thank you everybody.